सिर्फ ये नौकरी ढूंढने गया था, नौकरी ढूंढने बेरोजगार था, लेकिन बेरोजगार ऐसा बेरोजगार था कि बेरोजगारों का नेता बन के आज उभरा है, बेरोजगारों का प्रदेश अध्यक्ष बन के यहाँ पे आया। और आज उन्हीं बेरोजगारों ने, उन्हीं साथियों ने, उन्हीं लोगों ने आज इसको लीडर बनाया, नेता बनाया, आपके बीच में खड़ा है और इसलिए वोट मांग रहा है। इसलिए वोट मांग रहा है कि इसको अधिकार इसलिए है कि आज भी हमारी उत्तराखंड की जेलों के अंदर 100 भ्रष्टाचारी आज भी जेल के अंदर बंद है। वो सिर्फ बॉबी के कारण बंद है। उन भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुंचाया है तो बॉबी ने पहुंचाया। जीतेगा भाई, जीतेगा और बॉबी भाई जीतेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी एक नकल अध्यादेश कानून बनने जा रहा है, आपके उत्तराखंड में बना। अब वो नकल अध्यादेश का जो कानून है हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच चुका है। वो किसकी देन है? वो सिर्फ इस बॉबी पवार की देन है कि इसने नकल विरोधी कानून के लिए अनशन किया, धरना किया, सीबीआई जांच की मांग करी, जेल में गया, लाठी खाई, डंडे खाए, पुलिस ने कितनी बुरी तरीके से आपने देखा होगा इसको मारा और जेल के अंदर ठूस दिया। आज भी हमारी सरकार बॉबी के नाम से थर्राता है, मुख्यमंत्री थर्राता है। जब बॉबी का नाम आता है तो उस धामी को रात को नींद नहीं आती, रात भर। और उसने उसको मजबूरी में, दबाव में, जब इनका दबाव रहा, धरना रहा, प्रदर्शन रहा, तो मजबूरी में उसने 100 लोगों को जेल में भेजा हुआ है। और वो यदि वो जेल से बाहर आते हैं तो हम इस सरकार के जितने भी मंत्री ऊपर के उच्च अधिकारी हैं, ये बॉबी मैं जानता हूं आप लोगों के साथ में मिलकर वो भी जेल के अंदर जाएंगे यदि वो जेल से बाहर आते हैं। लेकिन मेरा अंत में एक ही आप लोगों से अनुरोध है कि समय बहुत कम है, हम लोग बहुत देर से यहाँ पर पहुंचे, कहने को बहुत कुछ था, लेकिन बस एक ही निवेदन है कि आपके पास में कुछ दिनों में ये बड़ी बड़े राष्ट्रीय दलों के लोग आने वाले हैं, आपको तरह तरह की बातें बरगलाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, अरे निर्दलीय जीत के क्या होता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन जो निर्दलीय जीत के जाएगा ना, वो आपकी आवाज बन के जाएगा, वो पार्टी की आवाज बन के नहीं जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का चमचा नहीं होगा, वो कांग्रेस का चमचा नहीं होगा, वो उनके इशारों पर नहीं नाचेगा। आजकल कहते हैं कि ये लोग बीजेपी का विधायक है, मैं कहता हूं बीजेपी का विधायक नहीं है, वो मोदी का ब्रांड है। उसके नाम पे गधा भी खड़े कर देते हो तो वो जीत के चला जाता है। तो वो गधे हमको नहीं चाहिए, वो गधे हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो हमको इस नकोट की आवाज चाहिए, नकोट की आवाज जो संसद के, देश की संसद में गूंजे, वो आवाज हम लोगों को चाहिए। ये उत्तराखंड राज्य कोई खैरात में मिला हुआ राज्य नहीं है। यह उत्तराखंड राज्य कटोरे में देकर मिला हुआ राज्य नहीं है। ये राज्य शहादत की बदौलत मिला है। इस राज्य के लोगों ने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए लाठियां खाई है। यहां के लोगों ने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए गोलियां खाई है। यहां के लोगों ने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए शहादतें दी है। आज इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज हम खुद शर्मिंदा हैं। यह दुर्भाग्य है हम सबका कि आज हम उन शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए जिनकी बदौलत हमें आज ये राज्य मिला है। आज आंखें नम हो जाती है कि जिन शहीदों ने इस राज्य को बनाया, जिन शहीदों ने हंसते हंसते गोलियां खाई, जो शहीद यहां पर इस राज्य के लिए कुर्बान हो गए, आज हम उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। ये हम सबका दुर्भाग्य है। आज ये लड़ाई केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है। आज ये लड़ाई इस राज्य के अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इस उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। आज जिस प्रकार से इस उत्तराखंड में हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे लोगों के साथ जो छलावा किया जा रहा है, आज गरीब को गरीब और अमीर अमीर बनता जा रहा है। आज जो कहा जाता है ये संविधान से चलने वाला देश है, इस देश में ये संविधान ये कहता है
इस अमीरी और गरीबी की खाई को पाटा जा सके, इसलिए यहाँ अनेकों लोगों को, अनेकों नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज संविधान से चलने वाला देश, ये इस देश का ये प्रदेश अलग राह पर चल रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आज देहरादून के सचिवालय से बनने वाली नीतियां, मैं समझता हूं कि वो सचिवालय के इर्द गिर्द ही घूमती है। सचिवालय के बाहर फाइल लेकर खड़े भ्रष्टाचारी, फाइल लेकर खड़े जो दलाल रहते हैं, ये नीतियां उनके इर्द गिर्द घूमती है। आज इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज मैं कहना चाहूंगा कि हम इस उत्तराखंड की पीड़ा को लेकर, इस प्रदेश के वो आंदोलनकारी जिन्होंने अभी कहा कि उन्हें डर होता है कि ये राज्य किस दिशा की ओर जाता है, ये किस दिशा की ओर जा रहा है, आज कहीं ना कहीं हम नौजवानों के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ चुकी है कि हम कैसे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएं। आज मैं प्रदेश की बात करूं, अपने संघर्षों की बात करूं, तो आप किसी से नहीं छुपी है। हम भी एक गरीब परिवार से उठे हुए बालक हैं। हमने वो सब देखा है जो जो समस्याएं इस पहाड़ के अंदर, इस उत्तराखंड के अंदर हैं। हम भी कोई अमीर घर से या कोई ऐसे घर से नहीं है कि जिनके पारिवारिक का राजनीतिक इतिहास रहा हो। हम भी आप लोगों में से हैं, उन लोगों में से हैं जिन्होंने स्कूल पढ़ने के साथ साथ गाय बकरी चुगाई है। हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने स्कूल जाते हुए स्कूलों के छुट्टियों के दिन खेतों में काम किया है। और मैं वही बात पढ़ा रहा हूं। आज पछवादून की बात कर लूं, आज इस सेलाकुई सहसपुर की अगर बात कर लूं, तो यहां भी भले ही हमारी सरकारों ने शेड्यूल की स्थापना करके यहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दी हो, पर मैं ये कहना चाहता हूं, क्या उन कंपनियों के अंदर या उन फैक्ट्रियों के अंदर जिस प्रकार से कागजों में लिख दिया गया है कि यहाँ के युवाओं को, इस उत्तराखंड के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज इन फैक्ट्रियों और इन कंपनियों के अंदर हमारे स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है? मैं ये बात जनता से पूछना चाहता हूं। इस पर सब मौन हो जाएंगे। ये कागजी कार्रवाई जरूर है, पर धरातल पर कुछ और चल रहा है। आज हमारी ये लड़ाई होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस अवधारणा को लेकर, जिस परिकल्पना को लेकर इस उत्तराखंड का गठन किया गया था, आज वो दूर दूर तक नहीं दिखता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कहीं फैक्ट्री और कंपनी में हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, तो हमारा संविधान कहता है कि उन्हें वहां पर न्यूनतम जो वेतन है, उनका जो मेहनताना है, वो मिलना चाहिए। पर आज दुख होता है, 12-12 घंटे काम करवा के हमारे नौजवानों को छला जा रहा है। 12-12 घंटे उनसे काम लेकर उन्हें 7-8 हजार रुपए सैलरी पकड़ा दी जा रही है। वो भी इस महंगाई के दौर में, जब 200 रुपए के तो मात्र 1 लीटर तेल आता है, जब 1200 रुपए का एक सिलेंडर आता है। इस महंगाई के दौर में हमारे उन नौजवानों का शोषण इन फैक्ट्रियों और कंपनियों के अंदर किया जा रहा है। हम विशेष रूप से जिस प्रकार से रोजगार के लिए, सरकारी भर्तियों के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रियों और कंपनियों में जिस प्रकार से हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है, उस लड़ाई को लड़ने का हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जो शांतवादियों का प्रदेश था, जिस प्रदेश के अंदर कई प्राकृतिक सुंदरताएं हैं, जो प्रदेश अपनी प्राकृतिक पहचान एक अलग बनाता है, उस प्रदेश के अंदर आप लोगों ने आसपास के बड़े बड़े शहरों का कूड़ा इकट्ठा करके शीशमबाड़ा में एक बड़ा कूड़ादान बना दिया है। आज उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शीशमबाड़ा के कूड़ादान से प्रभावित होकर यहाँ के स्थानीय लोगों में
जिस प्रकार से एक बड़ी खतरनाक बीमारी, कैंसर बीमारी जो फैल रही है, उसकी चपेट में हमारे कई परिवार आ रहे हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत प्रयास करे, मुझे ये मालूम है, आप लोगों ने आंदोलन किया, आप लोगों ने संघर्ष किया कि इस कूड़ेदान को यहां से हटाया जाए, परंतु सुनेगा कौन? आज जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है या जिन लोगों को हम चुनकर भेज रहे हैं, वो लोग हमारी बात को नहीं सुनने वाले। वो लोग केवल और केवल हमारा जो प्रयोग है वो वोट के लिए करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो दशाएं, जो स्थितियां यहाँ के सरकारी अस्पतालों की है, यहाँ जो सरकारी स्कूलों की है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम और आप लोग, मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या उन्हीं नेताओं या उन्हीं ठेकेदारों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, या उन्हीं नेताओं और उन्हीं ठेकेदारों के बच्चों को या उन्हीं बड़े अधिकारियों के बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, या कभी हमारे और आपके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले पाएंगे? आज सवाल यह है। मैं यहाँ के लोगों को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो ये संकल्प लिया है, ये पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, इस उत्तराखंड को बेहतर प्रदेश बनाने के लिए संकल्प लिया है। पछुआ दून तो हमारा अपना घर है। इस घर के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए जो लड़ाइयां लड़ी जानी है, उन लड़ाइयों को आप लोगों के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात को भली भांति भी जानता हूं कि हम खुद ग्रामीण परिवेश से आए हैं। हम ग्रामीण परिवेश में पले पड़े हैं और बड़े हुए हैं। हमारी 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा भी ग्रामीण परिवेश में हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं भली भांति जानता हूं कि ग्रामीण परिवेश में क्या चुनौतियां रहती है।